हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वेलकम टू राजकुमार क्लासेस। आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर है या टॉपिक है फेमिनिज्म। आज हम कवर करने वाले हैं फेमिनिज्म। फेमिनिज्म शुरू करें उससे पहले ये जान लें कि सोशियोलॉजी के पहले चैप्टर सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में हम ये 5वां लेक्चर है, तो पिछले 4 लेक्चर्स में हमने क्या समझा है, तो एक ब्रीफ रिकैप ले लेते हैं ताकि अपन को आइडिया लग जाए कि अभी तक हम क्या क्या सीख चुके हैं सोशियोलॉजी के पहले चैप्टर सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में। मतलब ये सोशियोलॉजी में एंटर करने की पहला चैप्टर है, तो वहां आपको कुछ बेसिक आइडियाज पूरे सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा सा पता चल जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं फेमिनिज्म पढ़ा रहा हूँ तो कंप्लीट फेमिनिज्म पढ़ा रहा हूँ, या फंक्शनलिज्म पढ़ा रहा हूँ तो पूरा कंप्लीट फंक्शनलिज्म पढ़ा रहा हूँ। अभी नहीं, अभी जस्ट है ना इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी है, और उस इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी में हम 4 लेक्चर ले चुके हैं 1-1 घंटे के। पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि बेसिक टर्म्स क्या है सोशियोलॉजी में, जैसे सोशल स्टेटस क्या है, कल्चर से क्या मतलब है, रोल का क्या मतलब होता है। इस तरह के टर्म्स मैंने सोशियोलॉजी के पहले लेक्चर में डिस्कस किए हैं। प्ले लिस्ट में लेक्चर 1 से आपको यहाँ लेक्चर मिल जाएगा, आप जाकर उन सारे टर्म्स को समझ सकते हैं, क्योंकि बिना टर्म्स को जाने किसी भी सब्जेक्ट को जानना बहुत मुश्किल है। जैसे आप इकोनॉमी पढ़ोगे तो बिना जीडीपी को समझे इकोनॉमी को क्या समझोगे, बिना इन्फ्लेशन को समझे क्या समझोगे। तो इन्फ्लेशन, जीडीपी, ये क्या है, कुछ टर्म्स हैं, इन टर्म्स का कुछ मतलब है, और इन मतलब को समझे बिना आप इकोनॉमी को नहीं समझ सकते। ऐसे ही सोशियोलॉजी में भी कुछ टर्म्स हैं, और उन टर्म्स को समझे बिना आप सोशियोलॉजी को नहीं समझ सकते। और वो जो मेजर टर्म्स हैं सोशियोलॉजी से रिलेटेड, जो सोशियोलॉजी में घुसने की, एंट्री करने की हमको इजाजत देते हैं, मैंने उन सारे टर्म्स को लेक्चर 1 में कवर करने की कोशिश की है। अगला लेक्चर था हमारा फंक्शनलिज्म पर। फंक्शनलिज्म है क्या, कब शुरू हुआ, इसके अंदर क्या क्या पढ़ना होता है, फंक्शंस क्या होते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है, सोसाइटी काम कैसे करती है, वर्किंग फैशन, वर्किंग स्टाइल ऑफ सोसाइटी, वैल्यू कंसेंसस क्या है। ये सारी चीजें हमने फंक्शनलिज्म के सेकंड लेक्चर में समझी हैं। आप जाकर इस प्लेलिस्ट के सेकंड लेक्चर को देख सकते हैं। हमारा थर्ड लेक्चर था कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में हमने समझा था कि कार्ल मार्क्स जिसे हम जानते हैं, उनकी बेसिक ऑब्जर्वेशन क्या थी, सोसाइटी कैसे काम करती है। इनका कहना था कि सोसाइटी वैल्यू कंसेंसस पे काम करती है, जबकि कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव यानी मार्क्स का कहना था कि सोसाइटी कॉन्फ्लिक्ट पे काम करती है। फिर हमने जाना था कि कॉन्फ्लिक्ट होता क्यों है। उसमें हमने समझा था कि कुछ एक मोड ऑफ हमको सोसाइटी के लिए जरूरत पड़ेगी किसकी, प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन का क्या मतलब है, प्रोडक्शन में जब प्रोडक्शन करना है ह्यूमन को तो उसको रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन बनाने पड़ेंगे। रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन बनते समय कुछ एक चीज होती है, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन और रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन मिलकर बनाते हैं मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। तो मोड ऑफ प्रोडक्शन जो भी होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें एक इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और उसमें एक सोशल सुपर स्ट्रक्चर होता है। फिर हमने समझा था कि हाउ दिस इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर शेप्स सोशल सुपर स्ट्रक्चर। इस तरह की बातें हमने थर्ड एंड फोर्थ लेक्चर में मार्क्सिज्म के आइडियाज को समझा था कि आइडियोलॉजी क्या है, आइडियोलॉजी फंक्शन कैसे करती है। उसमें एक टर्म आया था रूलिंग क्लास आइडियोलॉजी। रूलिंग क्लास आइडियोलॉजी ये क्या होती है, कैसे काम करती है, इसका रोल क्या है, किसमें इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे सोशल सुपरस्ट्रक्चर को शेप करता है, बदलता है, चेंज करता है। वहां रूलिंग क्लास आइडियोलॉजी एक इंस्ट्रूमेंटल टूल के तौर पर काम करती है। ये बात हमने तीसरे और चौथे लेक्चर में
समझ ली थी। आज का लेक्चर है 5वां और इस लेक्चर में हम समझेंगे कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव का दूसरा स्कूल, उसका नाम है फेमिनिज्म। फेमिनिज्म बेसिकली फेमिनिज्म है क्या? एक एडवोकेसी। एडवोकेसी किसकी? ऑफ वुमेन। किस लिए? राइट्स ऑन द इक्वलिटी ऑफ सेक्सेस, मतलब सेक्स के आधार पर मेल या फीमेल। अगर दो एंटिटीज हैं, दो इंडिविजुअल्स हैं, ए इंडिविजुअल और बी इंडिविजुअल, तो फेमिनिज्म का कहना है कि इनका सेक्स, ये मेल है और ये फीमेल है, तो इनका तर्क यह है कि इनको सोसाइटी में, पॉलिटी में, इकोनॉमी में, रिलीजन, जितने भी डोमेन सोशल लाइफ के हैं, उन सब डोमेन में इक्वल राइट्स होने चाहिए। इनका मानना है क्यों? क्योंकि मेल एंड फीमेल ये दोनों जेंडर इक्वल है, दोनों सेक्सेस इक्वल है, नेचुरली इनमें कोई अंतर नहीं। जो भी हमने डिफरेंसेस क्रिएट किए हैं, अटैच किए हैं सेक्सेस के बेस पे, ये सोशल कंस्ट्रक्ट है। सोशल कंस्ट्रक्ट है जो डिफरेंस हमने किया है। अधिकांश सोसाइटीज में ये माना जाता है कि जो मेल है वो ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा शक्तिशाली है, डोमिनेटिंग पावर है, जो भी है। मतलब कहने का ये है कि जिन जिन सोसाइटीज में मेल को सुपीरियर माना गया एज कंपेयर टू फीमेल, उन सोसाइटीज का, उन थिंकर्स का ये मानना है कि जो मेल है वो नेचुरली ज्यादा पावरफुल है एज कंपेयर टू फीमेल। लेकिन फेमिनिस्ट का कहना है कि सेक्स के बेस पर इस तरह की कोई इनइक्वलिटी नहीं होती। जिन कैपेबिलिटी से मेल एम्पावर्ड है उन्हीं कैपेबिलिटी से फीमेल भी एम्पावर्ड है, और ये बात अब सिद्ध होने लगी है। हर जगह जहां मेल का डोमिनेंस था, जैसे ही फीमेल को अपॉर्चुनिटी मिली, उस हर फील्ड में वुमेन ने अपनी धाक जमा के दिखा दी है। चाहे वो राजनीति हो, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन सकती हैं और अच्छी तरह से देश चला सकती हैं, और डिसीसिव डिसीजन, जो विजनरी डिसीजंस होते हैं, वो किसी मेल से ज्यादा बेहतर लेकर दिखा चुकी हैं, एक देश को नया बना चुकी हैं। ऐसे ही साइंस में, ऐसे ही कल्पना चावला नाम आपने सुना होगा, नासा में साइंटिस्ट थी, एस्ट्रोनॉट थी। एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, एसबीआई की कुछ दिनों पहले लेडीज चेयरमैन थी। हर फील्ड में, सेना में भी अब लड़कियों को खूब जगह मिल रही है और खूब रोल प्ले कर रही हैं। आप कुछ कहते थे कि हवाई जहाज लेडीज नहीं उड़ा सकती, अब महिला पायलट आपको मिल जाएंगी। वायुसेना, मतलब जितनी भी फील्ड्स हैं, उन सब फील्ड्स में आजकल वुमेन अपना रोल प्ले कर रही हैं। तो इनका यही कहना है कि हर फील्ड में इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, क्योंकि जो सेक्स के बेस पर डिफरेंस आपने किया था वो सोशल कंस्ट्रक्ट था, नेचुरल नहीं था। बस यही बात जो ग्रुप, जो पीपल। अब फेमिनिज्म का मतलब ये नहीं है कि जो वुमेन की एडवोकेसी का राइट, एडवोकेसी है, राइट्स की एडवोकेसी है, वो केवल फीमेल ही करेगी, ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब मेल भी फीमेल के राइट्स को बढ़ावा देने की आवाज उठा सकता है। तो ये एडवोकेसी ग्रुप है फेमिनिज्म, इसमें मेल भी शामिल है, फीमेल भी शामिल। समझ में आ रही है बात? कोई भी इंडिविजुअल जो वुमेन्स के राइट्स को बढ़ावा देने की बात करता है, वुमेन्स के राइट्स को एडवोकेट करता है, वो फेमिनिज्म ग्रुप का हिस्सा है। इज इट क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। मतलब समझ लिया फेमिनिज्म का? जब हम मतलब समझ लेते हैं कि ये चीज ये है, तो इसके कुछ एम्स होते होंगे ना। हर स्कूल ऑफ थॉट का कोई ना कोई एम होता है। जैसे फंक्शनलिज्म का एम है सोसाइटी में सोशल ऑर्डर लेके आना। मार्क्सिज्म का एम क्या है? समाज में इक्वेलिटी लेके आना। दोनों के एम अलग हैं। अपने एम के हिसाब से चीजों को वो ऑब्जर्व करते हैं, उसको मॉनिटर करने का रास्ता देखते हैं,
उनके रिसर्च टूल, उनकी ऑब्जर्वेशंस, उनकी थ्योरीज सब उनके एम से डिसाइड होती है। ऐसे ही फेमिनिज्म के भी कुछ एम्स हैं। तो क्या एम्स है? सबसे पहला एम है जो इक्वल अपॉर्चुनिटी हो वुमेन की, कहां पे? हर फील्ड में। पॉलिटिकल फील्ड हो, चाहे इकोनॉमिक फील्ड हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, चाहे सोशल स्फीयर, कहीं भी अगर कोई एंटिटी, कोई इंडिविजुअल सोशल लाइफ को जी रहा है तो इनका पहला एम है कि हर फील्ड में इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। जिस तरह मेल को अपॉर्चुनिटी है उसी तरह फीमेल को भी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, पहला एम। दूसरा एम क्या है? ये जो जेंडर बेस्ड स्टीरियोटाइप्स होते हैं, जितने भी जेंडर बेस्ड स्टीरियोटाइप है कि विधवा महिला का सामना करने से ना आपका काम बिगड़ जाएगा, प्रेग्नेंट लेडी को आपने देख लिया तो आपका काम बिगड़ जाएगा या बन जाएगा, व्हाटएवर, या कोई लो कास्ट औरत आपका सामना हो गया, सब काम जा रहे हो तो काम बिगड़ जाएगा, आज बन जाएगा, या वुमेन वर्थ को गलत समझना। जो बेबी चाइल्ड होता है, गर्ल चाइल्ड अगर होता है, फीमेल फोर्टिसाइड का आपने घटना सुना होगा, तो सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन वो स्टीरियोटाइप से जुड़ा हुआ है। तो स्टीरियोटाइप कहीं भी है, चाहे वो एजुकेशनल फील्ड में हो, प्रोफेशनल फील्ड में हो, या इंटरपर्सनल लेवल पे हो, कहीं भी हो, अगर स्टीरियोटाइप जुड़ा हुआ है किसी भी सोसाइटी में, तो उन स्टीरियोटाइप से लड़ना, उनके खिलाफ आवाज उठाना और उनको खत्म करना, ये उनका दूसरा है। पहला एम क्या था? इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एवरी फील्ड वेयर एवर दे आर और दे सीक्स टू बी दे। और दूसरा कि अब वो चली गई, मान लो पहले में मांगी उन्होंने अपॉर्चुनिटी, पहली बार उन्होंने क्या मांगी? पहली बार में मांगी है उन्होंने अपॉर्चुनिटी। पहला एम क्या था उनका? कि भैया हमको अपॉर्चुनिटी दे दो। अगर जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिली तो वो कहीं एंटर कर जाएंगे। ये मान लो पॉलिटिकल फील्ड है, ये एजुकेशन फील्ड है, ये मीडिया है, ये जुडिशरी है, ये पॉलिटिकल है, ये एडमिनिस्ट्रेशन है, ये जुडिशरी है, ये मीडिया है। मान लो ये चारों जगह पे वो एक एक महिला आ गई। अब क्या कह रही है कि ये यहाँ काम कर रहे हैं, वुमेन काम कर रही है यहाँ पॉलिटिकल फील्ड में, मगर यहाँ स्टीरियोटाइप है। अगर कोई स्टीरियोटाइप जुड़ा हुआ है कि अगर कोई बिल वुमेन लेके आती है तो जल्दी पास हो जाएगा या देर में पास होगा, अगर इस तरह का कोई स्टीरियोटाइप है तो वो यहाँ नहीं होना चाहिए। ऐसे ही यहाँ भी हो सकता है कि वुमेन अच्छा डीएम नहीं बन सकती, अच्छी तरह से डिसीजन नहीं ले सकती, प्रेशर झेल नहीं सकती। ऐसे ही जुडिशियल केस में अगर स्टीरियोटाइप है कि महिला है मतलब बोल्ड डिसीजन नहीं ले सकती, इस तरह के स्टीरियोटाइप जुड़े होते हैं। उन स्टीरियोटाइप से लड़ना फेमिनिज्म का दूसरा मेजर एम है। समझे? चलो, दो मेजर एम हमने समझ लिए। अब ये जो टर्म है ये ओरिजिन कब हुआ और कैसे हुआ? ये 19th सेंचुरी की बात है। और हुआ क्यों? क्योंकि उस जमाने में वुमेन के अगेंस्ट बहुत ज्यादा इनइक्वलिटी होती थी। ये 19th सेंचुरी की बात है, मतलब यहां तक का पीरियड, चाहे ये इंडिया हो या यूरोप हो या यूएसए हो, कहीं भी वुमेन जो है वो क्या है? सब्जुगेटेड है। इंडिया में तो हाल अभी भी वही है लगभग। वुमेन सब्जुगेटेड है मतलब मेल डोमिनेटिंग पोजीशन में है। किसके? वुमेन। घर में, सोसाइटी में, इकोनॉमी में, पॉलिटी में, मीडिया में क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा, मतलब सब कुछ कौन डिसाइड कर रहा है? मेल कर रहा है। इस बात से तंग आकर फेमिनिस्ट लोग जन्मे, उन्होंने एडवोकेसी की, अपने राइट्स की, और वो वुमेन एडवोकेसी के नाम से कहलाए फेमिनिज्म। बन गया फेमिनिज्म 19th सेंचुरी में।
अब हमने देखा कि जो कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव है उसके दो स्कूल हैं, जो कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव है उसके दो स्कूल हैं। कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव और भी स्कूल हैं उसमें। कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में दो मेजर हैं, पहला मार्क्सिज्म और दूसरा फेमिनिज्म। ध्यान देने वाली बात है कि अगर एक ही घर में दो अलग अलग तरह के स्कूल डेवलप हुए, कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव हम बड़ा घर कह रहे हैं, उसमें कह रहे हैं कि दो अलग अलग तरह के लोग, दो अलग अलग तरह की आइडियोलॉजीज हैं, तो ये जानना हमारे लिए जरूरी होता है कि इनमें डिफरेंस क्या है। भाई दोनों हैं तो कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव ही, तो इनमें डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस हमें जानना जरूरी है। दोनों कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव से बिलोंग करते हैं, ये कैसे सिद्ध होगा, तो ये तो हमने सिद्ध कर दिया था। कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव मतलब सोसाइटी इज नॉट बेस्ड ऑन वैल्यू कंसेंसस बट इट इज बेस्ड ऑन conflict between the different group having different interests। तो conflict perspective का origin कहां है? फंक्शनलिज्म आया था शुरुआत में। इसकी अपनी एक कहानी है, जब कभी फंक्शनलिज्म बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले टाइम में, तब बताएंगे कि फंक्शनलिज्म की जरूरत क्यों पड़ी। क्योंकि उस दौर में जिस दौर में फंक्शनलिज्म जन्म ले रहा है, उस दौर में यूएसए बहुत ज्यादा सोशल डिसऑर्डर से गुजर रहा है। मतलब हर जगह क्योस है, हर जगह अशांति है, हर जगह युद्ध है, हर जगह लड़ाई हो रही है। तो उस कन्फ्लिक्ट से, उस लड़ाई से, उस क्योस से समाज को, सोसाइटी को बचाने के लिए थिंकर सामने आए और उन्होंने फंक्शनलिज्म नाम की आइडियोलॉजी को प्रोपोगेट किया, जिसमें किस पर ध्यान दिया जाता है? सोशल ऑर्डर के महत्व पर। जब सोशल ऑर्डर लेके आना है तो ये काय पे कैसे हो सकता है? ये आएगा वैल्यू कंसेंसस से, है ना। ये वैल्यू कंसेंसस कैसे? तो फंक्शनलिज्म का कहना था कि सोसाइटी को सोशल ऑर्डर हासिल करना है तो उन्हें वैल्यू कंसेंसस पे काम करना होगा। तो इनका कहना था कि जो सोसाइटी है वो मेजरली वैल्यू कंसेंसस पे काम करती है। तो वैल्यू कंसेंसस पे काम करती है, ये इनका तर्क था, किनका? फंक्शनलिज्म का। उनके बाद आए कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव वाले। इनका कहना था कि भैया जो सोसाइटी है ना, ये वैल्यू कंसेंसस पे नहीं काम करती, बल्कि किस पे काम करती है? कन्फ्लिक्ट पर। और इन्होंने अपना तर्क दिया कि सोसाइटी वर्क बेस्ड ऑन द कन्फ्लिक्ट, क्योंकि सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट होता है और वही कन्फ्लिक्ट चेंज को मूव करता है। एक मोड ऑफ प्रोडक्शन से दूसरे मोड ऑफ प्रोडक्शन पे हम मूव करते हैं, तो क्यों करते हैं? क्योंकि पिछले मोड ऑफ प्रोडक्शन में कुछ कन्फ्लिक्ट थे। सोसाइटी के दो डिफरेंट समूह होते हैं, दो या दो से ज्यादा, तो हर ग्रुप का अपना एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट होता है और हर ग्रुप अपने इंटरेस्ट को प्रिजर्व करने की कोशिश करता है, प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, एक्सपेंड करने की कोशिश करता है। ऐसे ही दूसरा ग्रुप भी अपने इंटरेस्ट को प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा। तो इस केस में जब सब अपने अपने इंटरेस्ट को प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और एक्सपेंड करना चाहेंगे, उस केस में क्या होगा? उस केस में कन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, मतलब वो नेसेसरी हो जाता है। इसीलिए तो हमने देखा कि सोसाइटी लगातार चेंज होती रही, हंटरिंग गैदरिंग से लेकर पॉस्चुरल बना, पॉस्चुरल से एग्रीकल्चर बना, एग्रीकल्चर से फ्यूडलिज्म बना, फ्यूडलिज्म से कैपिटलिज्म बना। तो ये मोड ऑफ प्रोडक्शन आ क्यों रहे हैं? आ इसलिए रहे हैं कि मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है सफिशिएंट नहीं है, इनमें जो इनहेरेंट कन्फ्लिक्ट है दो से ज्यादा ग्रुप्स का, वो इसे चेंज होने के लिए मजबूर कर रहा है, नए मोड ऑफ प्रोडक्शन पे गया। तो कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव का कहना है कि भैया जो सोसाइटी है वो वैल्यू कंसेंसस पे काम नहीं करती, वो कन्फ्लिक्ट पे काम करती है। अब वो कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में हमने देखा, कि यहां दो ग्रुप हैं, मार्क्सिज्म बोलते हैं इसको, और अभी हमने पढ़ा फेमिनिज्म।
दोनों जब ये भी कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव है मार्क्सिज्म और ये फेमिनिज्म भी कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव है, तो क्यों दोनों कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव? ये तो क्लियर हो गया था। ये देखो, ये कहता है कि सोसाइटी इज मेड अप ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स, और ये इनको डोमिनेंट मानता है, इनको एक्सप्लॉइटेड मानता है, ये जो ग्रुप है फेमिनिज्म। तो हो गया ना, सोसाइटी इज बेस्ड ऑन कन्फ्लिक्ट बिटवीन मेल एंड वीमेन, मतलब फीमेल, मेल एंड फीमेल के इंटरेस्ट के बीच कन्फ्लिक्ट के तौर पर सोसाइटी को देखता है। और इनका कहना है कि अब तक जो सोसाइटी रन हुई है वो बाई मेल फॉर द मेल हुई है, जबकि फीमेल हमेशा सब्जुगेटेड रही है ह्यूमन हिस्ट्री में। तो इनका यह कहना है कि सोसाइटी इज मेल डोमिनेटेड, और सोसाइटी में केवल दो ग्रुप है, एक मेल है, एक फीमेल है। फेमिनिज्म में कोई सब फेमिनिस्ट कंसेंसस नहीं है किसी एक बात पर, इनमें भी वेराइटीज ऑफ फेमिनिस्ट हैं, वो थोड़ी देर में समझेंगे। तो हमने देखा कि कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में दो स्कूल्स हैं, मार्क्सिज्म, मेजर, और भी हैं, मेजर ये दो हैं, और कितने हैं वो वक्त के साथ जैसे जैसे हम सोशियोलॉजी में और आगे बढ़ेंगे। अभी तो पहले चैप्टर में 5वां लेक्चर है, तो समझ लीजिए कितना डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूं मैं सोशियोलॉजी का, खासकर पेपर 1 का, क्योंकि जब आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होती है तो इंडियन थिंकर्स को रिलेट करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी। आपको पता ही नहीं कि फंक्शनलिज्म कहता क्या है, मार्क्सिज्म कहता क्या है, फेमिनिज्म कहता क्या है, तो आप कैसे रिलेट करोगे कि कौन सा इंडियन थिंकर किस पर्सपेक्टिव से सोचकर कोई थ्योरी दे रहा है? कैसे बताओगे कि एम एन श्रीनिवासन फंक्शनलिस्ट है, मार्क्सिस्ट है, फेमिनिस्ट है, या क्या है? तो पहले पेपर 1 को बहुत माइन्यूटली समझ लेंगे, तो फिर पेपर 2 जो इंडियन सोशियोलॉजी के बारे में है उसको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, और आपके आंसर्स, आपकी सोशियोलॉजी ऑर्गेनिक हो जाएगी, प्रॉपर ऑर्गेनिक। ठीक है, तो अपन समझते हैं अब इन दोनों के बीच डिफरेंस, कि मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, इन दोनों के बीच क्या अंतर है, क्या डिफरेंस क्या है। देखो, जब हम डिफरेंस पढ़ेंगे तो बेसिस ऑफ डिफरेंस भी पढ़ना होगा ना। जब भी हम कहीं डिफरेंस पढ़ते हैं दो चीजों के बीच, तो उनके बीच बेस भी पढ़ते हैं कि किस बेस पे हम डिफरेंस करना चाह रहे हैं दोनों। ठीक है, तो हमने 4 बेस लिए। पहला बेस है कि डिवीजन ऑफ सोसाइटी, मतलब सोसाइटी का डिवीजन किन ग्रुप्स में होगा। तो मार्क्सिज्म का कहना है कि सोसाइटी में 2 क्लासेस होती हैं, एक हैव्स जिनका फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन पर ओनरशिप होता है, और दूसरा हैव नॉट्स, मतलब जो केवल लेबर के मालिक होते हैं, लेबर को ओन करते हैं। तो अगर हैव और हैव नॉट्स नहीं कहना चाहते, सोशियोलॉजिकल टर्म्स अपनी आंसर्स में यूज करोगे तो आपके आंसर ज्यादा ऑथेंटिक और ज्यादा वजनदार लगेंगे, और आप अपने कॉम्पिटिटर से एज ले जाओगे, नंबर ज्यादा आएंगे। आप यहां रिच क्लास और पुअर क्लास भी यूज कर सकते हो, लेकिन जब आप इन टर्म्स की जगह ये यूज करेंगे तो आपके आंसर की ऑथेंटिसिटी चली जाएगी। बात आपने वही कही। आप ये तर्क नहीं दे सकते कि सर मैंने क्या गलत लिखा। आपने गलत नहीं लिखा, लेकिन स्टैंडर्ड टर्म्स यूज नहीं करे जो किसी सब्जेक्ट को स्पेसिफाई करते हैं। भाई आप ऑप्शनल लिख रहे हो, ऑप्शनल सब्जेक्ट है, चयनात्मक सब्जेक्ट है जो आपने चयन की है, और वो डिटेल्ड सिलेबस देता है हर एक का। यूपीएससी जब डिटेल सिलेबस दे रहा है, ऑप्शनल सब्जेक्ट है, मार्क्स ज्यादा है, तो आपसे ये उम्मीद नहीं करी जा सकती कि आप कॉमन जनरल टर्म यूज करोगे। तब आपसे ये उम्मीद की जा सकती है कि आप स्पेसिफिक टर्म्स यूज करोगे। जितना हो सकता है उतना आप स्पेसिफिक टर्म्स यूज करेंगे तो आप सेम बात कहकर ज्यादा नंबर ला सकते हैं। तो ये जो मार्क्सिज्म है ये सोसाइटी को 2 भागों में बांटता है, हैव्स और हैव नॉट्स। मतलब ना धर्म का अंतर है, ना जाति का, ना लिंग का, कुछ नहीं भैया। कुछ होंगे जिनका फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन पर ओनरशिप होगा, और कुछ होंगे जिनका अपनी लेबर के अलावा और कहीं ओनरशिप नहीं होगा। मतलब वे लोग जो अपनी मजदूरी के मालिक हैं वो हैव नॉट्स होते हैं,
और जो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन मतलब कैपिटल, मतलब पैसा, फैक्ट्री, जमीन, मशीनरी, इन सब चीजों पे ओनरशिप रखते हैं, उनको बोलते हैं हैव्स। जैसे अब एग्जांपल अडानी अंबानी हैव्स आ जाएंगे, और उनमें काम करने वाले, उनकी फैक्ट्रीज में काम करने वाले हैव नॉट्स। फेमिनिज्म का कहना है भैया जो सोसाइटी है वो हैव और हैव नॉट्स में नहीं, बल्कि मैन एंड वुमेन में डिवाइडेड है। चाहे मैन पुअर हो या रिच, वुमेन को इक्वली ऑप्रेस करता है। एक बार को रिच आदमी, जो रिच मैन है वो अपनी वुमेन पे हाथ उठाने से घबराएगा, लेकिन जो पुअर है ना वो थोड़ा सा कस के मारता है। आदमी आदमी है, रिच और पुअर नहीं देख रहा है। फेमिनिज्म की नजर से देखो, मैं अपनी नजर नहीं जोड़ रहा हूं इसमें। फेमिनिज्म का कहना है कि भैया सोसाइटी मेल और फीमेल, मैन और वुमेन में बटी हुई है, और मैन चाहे गरीब हो या अमीर, मैन ही रहता है। मतलब वुमेन का सब्जुगेशन करेगा, एक्सप्लॉयटेशन करेगा, उसे ऑप्रेस करेगा। तो उसके हिसाब से, फेमिनिज्म के हिसाब से, men are in dominating position और women are being exploited। ये सब्जुगेटेड क्लास है, ये डोमिनेटिंग क्लास और ये सब्जुगेटेड क्लास। ऐसे टर्म्स यूज करने पड़ेंगे आपको, सब्जुगेटेड, डोमिनेटिंग, एक्सप्लॉइटेड। ठीक है। तो हमने देखा कि पहले बेस पे सोसाइटी मार्क्स के हिसाब से दो क्लासेस में बटी है, केवल हैव और हैव नॉट्स। जबकि फेमिनिस्ट के हिसाब से सोसाइटी दो क्लासेस में बटी है, अ क्लास ऑफ मेन और दूसरी क्लास ऑफ वुमेन। क्लियर। दूसरा, एक्सप्लॉइटेशन। कौन किसका करता है? तो ये कह रहा है मार्क्सिज्म के हैव्स जो है, जो हैव नॉट्स हैं, उनका एक्सप्लॉइटेशन होता है बाय हैव्स। और फेमिनिज्म का कहना है कि ऑफ वुमेन बाय मैन। मतलब जो एक्सप्लॉइटेशन होगा मार्क्स के हिसाब से हैव नॉट्स का करेगा कौन? एक्सप्लॉइटेशन, हैव्स। समझना है। ये मैंने कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में भी समझाया था कि कैसे हैव्स जो हैं वो एक्सप्लॉइटेशन हैव नॉट्स का करते हैं, एक्सप्लॉइटेशन समझते हैं। बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके सामने सब शीशा से में क्लियर है, मतलब क्रिस्टल क्लियर है। मार्क्स का कहना है, मार्क्सिज्म का कहना है कि जो हैव्स हैं, जो हैव्स हैं किसका एक्सप्लॉइटेशन करेंगे? हैव नॉट्स का। और फीमेल का कहना है, फेमिनिज्म का कहना है, मैन किसका एक्सप्लॉइटेशन करेंगे? वुमेन का। कैसे करते हैं देखिए। ये जो हैव्स हैं, इन हैव नोट्स को अपनी एक कंपनी है, फैक्ट्री, उसमें एम्प्लॉयमेंट देते। नौ से 6 घंटे काम करवा, 12,000 रुपए देते, 18,000 भी दे दें, अरे मान लो 80,000 भी दे दें। इन्हीं एम्प्लॉय, ये 9, 12, 18, 80,000 वाले से ये 80 करोड़ से लेकर 8,000 करोड़ से लेकर 8 लाख करोड़ तक कमाते हैं। 80 लाख भी कमा सकते। मतलब इसके कंपैरिजन में हजारों गुना ज्यादा है इसका प्रॉफिट। तो देखो यहां पे हो क्या रहा है, एक बड़ा समूह है जो हैव नॉट्स का है, हैव नॉट्स का समूह है, और ये क्या है? ये लोअर लेवल पर है, मतलब एम्प्लॉयमेंट के लोअर लेवल पे। और एक मालिक है फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन का, अडानी अंबानी टाइप का। तो 10,000 लोग इसके लिए काम कर रहे हैं, इस अकेले के प्रॉफिट के लिए। मार्क्स ने कहा
कि जो प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्शन है ना, वो कर कौन रहा है? हैव नॉट्स। और इस प्रोडक्शन से होने वाला प्रॉफिट जो है वो कौन ले जा रहा है? वो ये ले जा रहा है। तो ये एक तरह का एक्सप्लॉइटेशन है कि प्रोड्यूस कर रही है मास जनता, और फायदा कौन ले रहा है? एक कैपिटलिस्ट। तो मार्क्स ने कहा कि दिस इज क्लियर कट केस ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। उसके हिसाब से जो प्रोडक्शन करेगा ओनरशिप भी उसी की होनी चाहिए। मार्क्स का कहना था कि दोज हु विल प्रोड्यूस विल ओन, मतलब जो प्रोड्यूस करेगा उस पे उसका और सोसाइटी का कलेक्टिव ओनरशिप होगा। या तो वो खुद ओन करे, या अगर वो ओन नहीं कर रहा है तो एक इंडिविजुअल ओन नहीं करे, बल्कि पूरी कलेक्टिव सोसाइटी के लिए प्रोड्यूस करे। मार्क्स का ये कहना है कि जो प्रोडक्शन है, एक्सप्लॉइटेशन उस केस में नहीं होगा जब कलेक्टिव ओनरशिप हो जाए। आप जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं करो, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो इसलिए मार्क्स ने कहा कि ये एक्सप्लॉइटेशन का हिस्सा। फेमिनिज्म क्यों बोलता है कि एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है? भाई सोसाइटी बैठी हुई है मैन में और वुमेन में। जब सोसाइटी मैन में और वुमेन में बैठी हुई है तो आप देखो, ये ओनर है, ये डिसीजन मेकर है, ये ना तो ओन कर रही है कुछ भी और ना डिसीजन ले रही है कुछ भी, ये ऑर्डर फॉलो कर रही है। ये ऑर्डर फॉलोअर है। ऐसा नहीं हो रहा हो सोसाइटी में तो बता दीजिए। घर में शुरुआत वहीं से करते हैं जहां वुमेन होने का वुमेन होता है। प्रोक्रिएशन, रिप्रोडक्शन, कितने बच्चे घर में होंगे, कितने मेल होंगे, कितने फीमेल होंगे, इसमें इसका कितना रोल होता है। ये तो अपनी सरकार ने भी माना है ना, गवर्नमेंट ने भी माना है कि सन मेटा प्रेफरेंस है। दो 2017-18 का आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे तो वहां एक टर्म यूज हुआ था, सन मेटा प्रेफरेंस। ये सन मेटा प्रेफरेंस, सन को प्रेफरेंस दी जाएगी, इसमें वुमेन का कितना रोल है, और सन की उपलब्धि तक यानी पुत्र प्राप्ति तक बच्चे पैदा करने, इसमें इसका कितना रोल होता है, इसमें कितनी मर्जी शामिल होती है इसकी। मोस्ट ऑफ द केसेस में इसका कोई रोल नहीं होता। घर में किसकी सब्जी बनेगी, किसकी सब्जी नहीं बनेगी, इसमें ये डिसाइड नहीं करती, मार्केट से जो लेके दे देगा बना देगी। कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, घर में काम करना, ये इसका काम है। समाज में चौधरी बनना, पगड़ी लगाना, ये इसका काम। तो ये क्या एक तरह का एक्सप्लॉइटेशन नहीं है? बिल्कुल है। तो फेमिनिज्म का कहना है कि भैया एक्सप्लॉइटेशन का जो फॉर्म है ना, वो हैव और हैव नॉट्स के बीच नहीं है, मेल और फीमेल के बीच है, मेल और फीमेल के बीच है। यानी फीमेल एक्सप्लॉइट हो रही है और कर कौन रहा है? मेल। ठीक है, समझा एक्सप्लॉइट का पॉइंट। दूसरा पॉइंट समझ लिया हमने, एक्सप्लॉइटेशन कौन किसका करता है। एग्जांपल से, जो एक्सप्लॉइट करता है वही डोमिनेट करता है सोसाइटी को, नहीं तो एक्सप्लॉइट कर ही क्यों पाता। तो इनका कहना है कि सोसाइटी कौन डोमिनेट करता है? मार्क्स का कहना है कि हैव्स जो है वो सोसाइटी में डोमिनेंट होते हैं, और फेमिनिस्ट का कहना है कि जो मेल होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं। एग्जाम्पल से समझना है कि क्लियर है सब? एग्जाम्पल से समझ लेते। मार्क्स का कहना है, मार्क्सिज्म का कहना है कि डोमिनेटिंग पोजीशन में है वो हैव्स है। हैव्स जो हैव्स हैं वो डोमिनेटिंग पोजीशन में, इनका कहना ये है। ठीक है, अब देखो कि डोमिनेटिंग पोजीशन कैसे रिफ्लेक्ट होती है सोसाइटी। लॉ क्या होंगे, लॉज क्या होंगे, ये कौन डिसाइड करता है? अमेरिका में हो, इंडिया में हो, रूस में हो, चाइना में हो, क्या कहीं भी हो, दुनिया में कहीं भी, ये लॉज हैं
कौन बनाता है? क्या ये हैव डिसाइड नहीं करते? इंडस्ट्रियलिस्ट डिसाइड नहीं करते? एक वर्ड सुना होगा आपने, लॉबिंग। यूएसए में तो ये एक लीगलाइज्ड तरीका है, मतलब अपने फेवर के लॉ बनवाने के लिए वहां की इंडस्ट्रियलिस्ट पॉलिटिशियंस को प्रेशराइज करते हैं, पैसा देते हैं, अपनी मर्जी का राष्ट्रपति लेके आते हैं फंडिंग के थ्रू। तो लॉबिंग, लॉ बनाने के लिए पॉलिटिकल पावर को शेप करना, बदलना, चेंज करना, प्रेशराइज करना, मोटिवेट करना, प्रवोक करना। तो लॉज जो है सोसाइटी के, वो कौन डिसाइड करता है? हैव्स करते हैं। और हर सोसाइटी में लॉ सबसे बड़ा टूल होता है उसे रेगुलेट करने का। सोशल नॉर्म्स, दुनिया के किसी भी सोसाइटी में जो भी सोशल नॉर्म है वो कभी किसी पुअर क्लास ने नहीं बनाए, हैव नॉट्स ने नहीं बनाए। सोशल नॉर्म्स किसने बनाए? जमींदारों ने नहीं बनाए होंगे ना हमारे देश में। आपको लगता है कि कोई नॉर्म दलित ने बनाया होगा? कोई भी नॉर्म। जैसे कुछ दिनों पहले ये नॉर्म था, अभी भी है सोसाइटी में, कि इंटरकास्ट मैरिज नहीं होगी। कुछ इंडियन स्टेट्स में अभी भी इसके बहुत बड़े रिपरकशंस आते हैं अगर ऐसा कोई कर लेता है। इंटरकास्ट मैरिज बैन किसी ने करी होगी, मतलब ये नॉर्म था। और अगर इसे किसने करी है तो कौन कर सकता है? ये कोई दलित कर सकता है? नहीं। उस समय के जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य लोग थे, इनके कंसेंसस के बिना क्या ये इंटरकास्ट मैरिज पर बैन लगना पॉसिबल था? सोशल नॉर्म के रूप में आ सकता था। आपने एक नॉर्म और देखा होगा जो बहुत स्पष्ट नहीं दिखाई देता, कि एक ब्राह्मण है, इसकी एज 20 साल है, और एक दलित है, इसकी एज 50 साल है। ये गांव में रिफ्लेक्ट होता है। अब ये सोशल नॉर्म है कि ब्राह्मण को, ये जो आदमी है दलित, ये सलाम ठोकेगा। पंडित जी राम राम। ये किसने डिसाइड किया कि दलित ही शुरुआत करेगा सलाम करने की, राम राम करने की? पंडित नहीं करेगा। ये एक सोशल नॉर्म हुआ होगा, कभी बनाया होगा। तो क्या तुम्हें लगता है कि ये दलितों ने बनाया होगा? नहीं ना। किसने बनाया होगा? हैव्स। ये हैव्स थे क्यों? क्योंकि इनके पास जमींदार थी, सोशल स्टेटस था, एजुकेशन थी, तभी तो हैव्स बने सोसाइटी में। हैव्स कौन है? जो सोसाइटी के अपर स्ट्रेटा में आते, वही तो हैव्स हैं। इकोनॉमिकली, एजुकेशनली, सोशली, वही तो हैव्स है। हैव्स मतलब ओनरशिप। ओनरशिप मार्क्सिज्म की नजर से केवल फोकस ऑफ प्रोडक्शन पर ओनरशिप जरूरी है, लेकिन और पर्सपेक्टिव को मिलाओगे तो कैपिटल केवल इकोनॉमिक ही नहीं होती, कैपिटल सोशल भी होती है। तो सोशल कैपिटल में क्या है? ब्राह्मण सोशल कैपिटल में ऊपर है, तो हैव्स हो गया। तो जितने भी सोसाइटी में नॉर्म्स, लॉज, सैंक्शंस जो भी हैं, वो सब कौन डिसाइड करता है? हैव्स करते हैं। तो डोमिनेटिंग पोजीशन कौन हो गया? हैव्स। ऐसे ही फेमिनिस्ट का मानना है, फेमिनिज्म का मानना है, फेमिनिस्ट का मानना है फेमिनिस्ट का क्या मानना है कि भैया जो डोमिनेटिंग पोजीशन में होता है ना, जो डोमिनेटिंग पोजीशन होता है वो मेन होता है, मेल होता है, फीमेल नहीं होती। क्या इस बात को भी एग्जांपल से समझाने की जरूरत है? खासकर जब आप इंडिया में हो, और खासकर अगर आप फीमेल हो। मेल हैं तो वो खुद को लिबरल घोषित कर सकते हैं, बहुत से मेल होते हैं, लेकिन इंडियन हर सोसाइटी है, हर इंडियन सोसाइटी में एक जनरल ट्रेंड है कि प्रायोरिटी विल बी गिवन टू सन। वो किसी भी मामले में। फॉर एग्जाम्पल, आपको एप्पल का फोन दिलाना है पापा को, तो किसको पहले मिलेगा? मेरे राजा बेटा को। कैम्ब्रिज में एडमिशन की बात है, किसको पहले मिलेगा? मेरे राजा बेटा को। इंग्लिश मीडियम में स्कूल पढ़ाने की बात है, तो पहले एडमिशन किसका होगा? मेरे राजा बेटा को।
घर में सेब आया है, एप्पल आया है, तो पहले किसको दिया जाएगा? राजा बेटा को। घर में डिनर बनाया मम्मी ने, पहला अधिकार किसका है? मेरे राजा बेटा को। होली पर नए कपड़े आने हैं, तो पहला किसके आएंगे? राजा बेटा को, है कि नहीं? घर में टीवी आई, रिमोट में पहला अधिकार किसका है? मेरे राजा बेटा को। हर जगह मेल है। अभी हमने घर में राइट्स देखे, अब डोमिनेटिंग पोजीशन देख लेते हैं। घर में हो, ये घर है, इसमें कुछ मेल है और कुछ फीमेल है। घर में गाड़ी कौन सी आएगी, कौन डिसाइड करता है? मेल। घर के लोग वोट किसको देंगे, कौन डिसाइड करता है? मेल। घर के बच्चों की शादी कहां फिक्स होगी, कौन डिसाइड करता है? मेल। घर के बच्चे किस स्कूल में पढ़े जाएंगे, कौन डिसाइड करता है? मेल। घर में क्या सब्जी आएगी, कौन डिसाइड करता है? फूड। मेल। खेत में क्या बोया जाएगा, ये कौन डिसाइड करता है? मेल। पिकनिक पर कहां जाएंगे, ये कौन डिसाइड करता है? मेल। मतलब सोसाइटी के घर के फैसले बताती मैंने ये। तो कहीं तुम्हें फीमेल दिख रही है इसमें? एक्सेप्शनली मत जाना कि कुछ विमेंस डिसाइड कर देती हैं लड़ झगड़ के कि मैं तो फॉर्च्यूनर लूंगी, ये एक्सेप्शनल केस है। इन जनरल मोस्ट ऑफ द केसेस में, मोस्ट ऑफ द फैमिलीज में, मोस्ट ऑफ द डिसीजंस कौन लेता है? मेल। ठीक है, ये हमने फैमिली की बात कर ली, सोसाइटी की बात कर लेते हैं। भारत 75 साल से आजाद है। पॉलिटिकल फील्ड में कितने पीएम पर लेडीज बनी? एक। और मेल प्राइम मिनिस्टर कितने बन गए? जितने भी थे सब मेल ही थे, एक्सेप्ट इस पीएम इंदिरा गांधी। इकोनॉमी, आरबीआई की गवर्नर कितनी बनी फीमेल? आप बता देना काउंट करके, मुझे तो नहीं पता है। पॉलिटी देखी, इकोनॉमी देख ली, रिलीजन। शंकराचार्य एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है, कितनी फीमेल शंकराचार्य बनी आज तक, बता देना। भारत में धर्मों के लीडर होते हैं भाई, और लीडरशिप नहीं आएगी तो धर्म की दिशा कौन डिसाइड करेगा? मेल। तो आप बताइए शंकराचार्य कितने इंडिया में हुए जो फीमेल थी? और अगर किसी ने ऐसा रूल बना दिया कि शंकराचार्य फीमेल नहीं हो सकती, तो ये रूल बनाया किसने? अगर मान लो ये कोई तर्क दे, ये मूर्खतापूर्ण तर्क है कि लॉजिक है कि शंकराचार्य तो फीमेल हो ही नहीं सकती, तो भाई ये रूल बनाया किसने? वो भी तो मेल ही था। रिलीजन, सोशल रिफॉर्मर्स कितनी हुई एज कंपेयर टू मेल, बताओ। और उनका रिकॉग्निशन कितना है? क्या हम राजा राम मोहन राय को जितनी वैल्यू देते हैं, ज्योतिबा फुले को देते हैं, क्या उतनी ही वैल्यू हम ज्योतिबा फुले की जो बीवी थी सावित्रीबाई फुले, उनको दे पाते हैं? उनके नाम पे उतने स्कूल्स, उतने रिकॉग्निशन, उतने अवार्ड्स हैं जितने ज्योतिबा फुले और राजा राम मोहन राय के नाम पर हैं? बताओ। तो सोशल रिफॉर्मर में पहले तो प्रपोर्शन देखो कितना है, और फिर उसके बाद उसका रिकॉग्निशन देखो कितना है। सोसाइटी, पॉलिटी, इकोनॉमी, रिलीजियस, मीडिया। मीडिया की ओनरशिप और उसमें एंकर, हालांकि वो एंकर चेहरे से बनाए जाने लगे, नॉलेज से नहीं, बट फिर भी जो महिलाएं एंकर हैं, फीमेल एंकर हैं, क्या आपको कभी लगा है कि वो एंकरिंग कर रही हैं? नाम मैं किसी का नहीं लेना चाहता, आप गौर करना, क्या वो एंकरिंग कर रही है, क्या चापलूसी कर रही है? किसी भी चैनल में हो, कोई भी हो, और जो आवाज उठा रही थी उसको बाहर का रास्ता दिखाया गया, नहीं दिखाया गया है? एंकरिंग का मतलब क्या है? वो क्या काम कर पा रही हैं? और अगर नहीं कर पा रही है तो क्या उनका फीमेल होना मतलब बोल्ड न हो पाना, रवीश कुमार न बन पाना, चैनल छोड़ के चला जाना, खुद ही इस्तीफा दे देना और अपनी एक आवाज अलग उठाना, क्या इतना साहस जुटा पाई? तो मीडिया में ओनरशिप बहुत कम है फीमेल की,
कितनी है आप बता देना मुझे। फिर उनमें जो एंकर है वो कितनी एंकर इंडिपेंडेंट फीमेल की तरह काम कर रही है, आरफा खानम शेरवानी की तरह, आप ये बता देना। तो मीडिया, जुडिशरी, गिन के बताना कि आज तक महिला सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में कितनी चीफ जस्टिस बन पाई। अपना तो इंडियन सुप्रीम कोर्ट लिबरल माना जाता है, तो बताओ ना भाई 75 साल में हमने कितनी, 1 2 5 10 50 ऑन एन एवरेज जेंडर रेशियो जो है वो 50% के आसपास है कि नहीं है। यानी पॉपुलेशन का अगर कोई सेक्शन 50% कॉन्स्टिट्यूट करता है तो मेरा मानना यह है कि उसे हर डोमेन में एटलीस्ट 50% रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। ये मेरा अपना मानना है। इसी तरह मैं रिलीजन बेसिस पे भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की एडवोकेसी करता हूं, इसी बेसिस पे कास्ट। कोई भी अगर सोसाइटी में कोई रियलिटी है, जैसे रिलीजन एक रियलिटी है, कास्ट एक रियलिटी है, आप इसे डिनाई नहीं कर पाओगे। कास्ट एक रियलिटी, अगर कास्ट रियलिटी है तो कास्ट का प्रोपोर्शन जितना है उसका उतना प्रोपोर्शन सोसाइटी के हर सेगमेंट में होना चाहिए, मीडिया, इकोनॉमी, रिलीजन, पॉलिटिक्स। क्योंकि जो पावरफुल डिसीजंस होते हैं किसी पर्टिकुलर इंटरेस्ट ग्रुप के लिए, वो पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग ही ले सकते हैं। जब प्रेजेंटेशन ही नहीं होगा, रिप्रेजेंटेशन ही नहीं होगा, तो कैसे कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में डिसीजन लेगा। नहीं समझ में आ रहा है तो आप यह समझने की कोशिश करो कि ब्राह्मण कम्युनिटी अपने राइट्स को प्रिजर्व करने में क्यों सफल रही। क्योंकि वो हर जगह डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व थी। जब जब सोसाइटी में वैदिक काल से शुरू हुआ है ब्राह्मणिज्म और आज तक टिल डेट ऐसा कोई फेज नहीं आया सिवाय मेडुअल पीरियड के, मुगल काल और दिल्ली सल्तनत वाले पीरियड में, जब ब्राह्मण पॉलिसी डिसीजन मेकिंग का हिस्सा नहीं रहे, पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा नहीं रहे। जब जब कोई कम्युनिटी, जब जब कोई ग्रुप पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा रहता है, वो अपने इंटरेस्ट सबसे पहले प्रिजर्व करता है। अगर आपको मैं जातिवादी नजर आता हूं इन बातों से, तो आप एक दूसरे तरीके से देख सकते हो पॉलिटिकल पार्टी। जो आजकल की भारत में है, उनका आप देखोगे कि जितने भी फायदे हैं, एक एमपी एक बार बन गया तो उसकी पेंशन, वो एमएलए बन गया तो उसकी भी पेंशन, उसका टेलीफोन का खर्चा, उसके बीवी बच्चों का इंश्योरेंस, उसका ट्रेवल खर्चा, ये सारे एक्यूमुलेट होते रहते, कभी खत्म नहीं होते। घर का खर्चा, ये सब अपने इंटरेस्ट ही तो इन्होंने सेव करे हैं। ऐसे ही सो कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, पब्लिक सर्विस कहते हैं इनको, इन्होंने अपनी सर्विस करी है। इन्होंने तो भाई कोई पर्टिकुलर लॉ रूल बनाए तो इन लोगों ने, पॉलिटिकल कम्युनिटी इंडिया की प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव कम्युनिटी, इन दोनों ने मिलकर ऐसे लॉ बनाए, इस तरह से कानूनों को दिशा दी कि इनके इंटरेस्ट नेगेटिवली हार्म ना, बाकी सोसाइटी हंसते सीख जाए। इनको महंगाई भत्ता मिलता है, अब महंगाई भत्ता इन लोगों को मिलता है, एचआरए मिलता है, तो क्या यही घरों में रहते हैं, यही महंगाई का सामना करते हैं? कॉमन आदमी महंगाई का सामना नहीं करता, उसे महंगाई का भत्ता क्यों नहीं मिलता? भाई टमाटर का रेट 20 से 30 हुआ तो पॉलिटिकल कम्युनिटी को, जो एमएलए एमपी है, उसको महंगाई भत्ता मिलता है और पब्लिक सर्विस में जो भी है उसको मिलता है, तो मजदूर को क्यों नहीं मिलता? इसको कुछ हो जाए, आईएएस को, मतलब ये मर जाए, इसकी टांग टूट जाए, इसके 4 पीढ़ियों तक के लिए इंश्योरेंस का कवरेज है, इसके बच्चे बीवी सबको पॉलिसी इंश्योरेंस मिलेगा बड़ा बड़ा करोड़ों रुपए का। इसका टांग टूट जाए, छत से गिर जाए, मर जाए, ईंट बट टूट जाए, पैर टूट जाए, कहां इंश्योरेंस इसके पास? क्यों नहीं आया इसके पास इंश्योरेंस? क्योंकि पॉलिसी मेकिंग में इसका रोल ही नहीं है। पॉलिसी जो बना रहा है वो अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखे, अपने इंटरेस्ट को प्रिजर्व, एक्सपेंड और प्रोटेक्ट करने के लिए ध्यान मतलब बनाता। तो जो कम्युनिटी, जो ग्रुप पॉलिसी मेकिंग में पार्टिसिपेट करेगा,
वो सबसे पहले अपने इंटरेस्ट, अपने हितों को ध्यान में रख के पॉलिसी बनाता है। ये बात थॉमस हॉब्स ने बड़े अच्छे शब्द में कही है, ह्यूमन इज परपिचुएटली डिससेटिस्फाइड एनिमल बाय नेचर। क्या? परपिचुएटली डिससेटिस्फाइड एनिमल है। कौन? ह्यूमन। और ये ऐसा नहीं है कि अपनी कोई स्वेच्छा है इसकी, नहीं भैया, ये परपेचुअली डिससेटिस्फाइड की ये क्वालिटी है आदमी के अंदर, ये बाई नेचर है, इसमें इसका कोई हाथ नहीं है, मजबूर है ये। बीइंग ए लाइफ फॉर्म, हर जीव सबसे पहले अपनी सुरक्षा करता है। शेर हिरण को खाता है, क्यों खाता है? खुद जिंदा रह सके। हिरण घास को खाता है, क्यों खाता है? खुद को जिंदा रखने। अगर हिरण ये सोचने लगे कि घास को खाने से घास की जान जाएगी, तो क्या घास खा पाएगा? ऐसे ही शेर ये सोचने लगे कि शेर अगर हिरण को खाएगा तो बेचारा हिरण मर जाएगा, तो क्या जो शेर है वो हिरण को खा पाएगा? तो हर ग्रुप, हर एनिमल, आदमी भी एनिमल ही है ना, एक तरह का लाइफ है, ऑर्गेनिज्म है, पर्टिकुलर टाइप। तो डिससेटिस्फाइड है, परपेचुएटली है, मतलब इसकी कभी सेटिस्फाइड होगा ही नहीं है। जब कभी सेटिस्फाइड होगा ही नहीं तो ये ऐसी बात है। चलो बहुत फैल गए, आगे चलते हैं। अपन आ गए, हाँ समझ लिया कौन किसका एक्सप्लोइटेशन करता है। चौथा, एम डिफरेंस। एम में क्या क्या डिफरेंस है दोनों के में? ये जो मार्क्सिस्ट हैं ये चाहते हैं कम्युनिज्म, और जो फेमिनिस्ट हैं वो क्या चाहते हैं? जहां वुमेन का एक्सप्लॉयटेशन ना हो ऐसी सोसाइटी चाहते हैं। ये कहना है कि लेबर क्लास और रिच क्लास जैसी कोई क्लास ना हो, क्लासलेस सोसाइटी हो, स्टेटलेस सोसाइटी हो, इक्वल ओनरशिप हो, कलेक्टिव ओनरशिप हो, सब खाएं सब रहें, ऐसी सोसाइटी। ये कहते हैं फेमिनिस्ट, भैया एक ऐसी सोसाइटी बना के दे दो जिसमें मेल फीमेल का एक्सप्लॉयटेशन ना कर पाए, फीमेल को इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, और इक्वल अपॉर्चुनिटी जहां हो वहां स्टीरियोटाइप्स ना हो। बस इतनी चीज चाहते। समझ में आया दोनों में डिफरेंस? अब अच्छा लिख लेंगे आंसर। चलिए कभी अगर जरूरत पड़ी तो। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं अपन। हमने देखा फेमिनिज्म क्या है, उसके एम क्या है, फिर हमने समझा कि मार्क्सिज्म से फेमिनिज्म अलग कैसे। अब समझते हैं क्या फेमिनिज्म की कोई पर्टिकुलर एक ही धारा है, एक ही स्कूल है? नहीं, फेमिनिज्म में भी वैरायटी ऑफ फेमिनिस्ट है, फेमिनिज्म है। तो उनके डिफरेंसेस समझ लेते हैं। किस बेस पे फेमिनिस्ट अलग अलग हो सकते हैं? कुछ रेस के बेस पे अलग हो सकते हैं, कुछ क्लास के बेस पे, कुछ सेक्सुअलिटी के बेस पे, कुछ अदर बेसिस। तो फेमिनिस्ट अलग अलग चीजों को अलग अलग पर्सपेक्टिव में ध्यान में रख के अपनी अपनी आइडियोलॉजी देते हैं, अपने अपने आइडियाज रखते हैं। उन्हीं बेसिस पे हम फेमिनिज्म को वेरियस स्कूल्स में फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं क्या क्या, और ये होता क्यों है। क्योंकि आप फेमिनिज्म की एक आइडियोलॉजी लेकर चलेंगे तो वुमेन हर सोसाइटी में अलग पोजीशन में। जैसे एक वुमेन है जो यूएसए में है, वाइट है, मतलब वुमेन 1, ये यूएसए की है, वाइट वुमेन है, मतलब कलर में रेस में वाइट है, और ये रिच क्लास से है, मतलब हैव्स है। यूएसए की हैव्स फैमिली में एक वाइट वुमेन का जन्म हुआ, और यूएसए की दूसरी फैमिली है, यूएसए की नहीं, अब लेते हैं साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की दूसरी फैमिली है, जहां साउथ अफ्रीका एक कंट्री, वुमेन W2,
ये वुमेन है साउथ अफ्रीका की और ये फैमिली है ब्लैक और ये फैमिली है हैव नॉट्स। अब आप देखिए कि इन दोनों वुमेन में जमीन आसमान का अंतर होगा। इसकी जो सोशल पोजीशन होगी इसके कंपैरेटिव में लाख गुना बेहतर होगी। जब सेक्स सेम है, वुमेन के नाम पे तो ये भी वुमेन है और ये भी वुमेन है, ये वुमेन 2 ये भी वुमेन है क्योंकि साउथ अफ्रीका में है। बस अंतर ये है कि ये यूएसए की है, वाइट है और हैव फैमिली से, मतलब रिच फैमिली से। वुमेन 2 साउथ अफ्रीका से, ब्लैक कलर की है और कहां पे है, हैव नॉट्स क्लास में, मतलब पुअर क्लास में। अब ये बात कोई ये कहे, फेमिनिस्ट, दो फेमिनिस्ट हैं, फेमिनिस्ट 1 और फेमिनिस्ट 2, बोले कि नहीं है भैया ये सेक्स के बेस पे वुमेन 1 और वुमेन 2 सेम है, इसलिए इनके उद्धार एम्पावरमेंट के लिए टूल्स हैं, इनकी स्थिति को समझने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मेथड्स ऑफ सोशियोलॉजिकल रिसर्च मेथड है, वो सेम होंगे, तो ये क्या कंफ्लिक्ट में नहीं आ जाएंगे? भैया इनकी स्थिति एक अलग तरह की है और इनकी स्थिति अलग तरह की है। तो जब दो डिफरेंट सोसाइटीज में एक ही सेक्स की दो इंडिविजुअल्स की सोशल पोजीशन डिफरेंट है, तो उस केस में आप सिमिलर मेथोडोलॉजिकल रिसर्च लगाकर उनकी सही पोजीशन आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ना ही आप सही डिवाइसेस इंस्ट्रूमेंटलाइज कर सकते हो, ला सकते हो जो इनकी प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई कर सकें। तो ना तो इनकी स्थिति को समझने के लिए जो आपको रिसर्च मेथड है वो सेम है, और ना जो पोजीशन इनकी है उनमें रेक्टिफाई करना है वो सेम हो सकते हैं। तो मेथड ऑफ रिसर्च एंड मेथड ऑफ एम्पावरमेंट बोथ आर डिफरेंट। इन दैट केस फेमिनिज्म के दो स्कूल डाइवर्ट होंगे नहीं होंगे, वो अलग अलग नजर से देखेंगे। कोई फेमिनिस्ट होगा जो रेसिस्ट नजर से चीजों को देखेगा, कोई फेमिनिस्ट होगा जो कास्ट बेसिस पे फेमिनिज्म को देखेगा, कोई फेमिनिस्ट होगा जो इकोनॉमिक बेसिस पे फेमिनिज्म को देखेगा। ऐसे ही बेसिस पे हम चलते हैं और समझते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ फेमिनिज्म क्या है। पहला है ब्लैक फेमिनिज्म। फेमिनिज्म की शुरुआत ही यहीं से होती है। ब्लैक फेमिनिज्म क्या है? ये रेस और सेक्स इन दो चीजों पे ध्यान देता है। ब्लैक फेमिनिज्म का कहना है कि जो मेल और फीमेल के बीच डिफरेंस है, एक्सप्लॉयटेशन है, वो जनरली रेस की वजह से होता है और जेंडर की वजह से होता है। मतलब जो व्हाइट लोग होते हैं, उन व्हाइट एंड ब्लैक लोग, ये जो डिफरेंस जब आ जाता है सेक्स या रेस का, यहां ब्लैक एंड व्हाइट में जो मेजर मेल और फीमेल के बीच डिफरेंस है, एक्सप्लॉयटेशन है, वो यहां होता है रेस की वजह से। सेक्स तो हर जगह रहेगा ही, रेस मेजर रोल प्ले करती है। तो ब्लैक फेमिनिज्म कहते हैं कि भैया आपके जो मेल है ना, जो व्हाइट मेल है, वो कहीं ज्यादा एक्सप्लॉयटेटिव है एज कंपेयर टू ब्लैक मेल। इनका कहना ये है। दूसरा कल्चरल फेमिनिज्म। इनका कहना है भैया सेक्स सेम होने से और मेल चेंज हो जाने भर से एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता, बल्कि कल्चरली और नेचुरली फीमेल कुछ पर्टिकुलर रोल्स के लिए बनी ही होती है। अब वो प्रोक्रिएशन के मामले में जो रोल है वो वुमेन का है। अब प्रोक्रिएट तो वुमेन ही करेगी। जब प्रोक्रिएट नेचुरली वुमेन करेगी तो केयर कौन करेगा? वुमेन करेगी। जब कोई काम नेचुरली वुमेन का है तो घर में कौन रहेगी? वुमेन रहेगी। जब घर में रहना इसका नेचुरल काम है तो हाउ यू कैन से इट इज एक्सप्लॉयटेशन? हाउ यू कैन से इट इज एक्सप्लॉयटेशन? भैया नेचर ने कोई काम दिया है उसको। तुम जो असमानता, डिफरेंस, इनइक्वलिटी पा रहे हो, बस इतना कर दो कि भैया तू जा रहा है, मेल है, तू हंटिंग करने गया, तेरा भी काम रिस्पेक्टफुल है, और तू बेमन घर में बच्चे को पाल रही है, तेरा भी काम रिस्पेक्टफुल है। तो इनकी डिमांड क्या है? भैया हमको कुछ नहीं चाहिए। इनकी डिमांड बहुत सिंपल है कल्चरल फेमिनिज्म की। कल्चरल फेमिनिज्म वाले बोलते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमको दे दो इक्वल रिस्पेक्ट। इक्वल रिस्पेक्ट कहां से आएगा? इक्वल वैल्यू से आएगा। इक्वल वैल्यू किसकी? इक्वल वैल्यू जो जो काम कर रहे हैं। आप मेल हो, आप हंटिंग करने जाओ, शिकार लेके आओ,
आपका काम भी वैल्यूएबल है, और आप फीमेल हो, केयरिंग कर रही हो, आपका काम भी वैल्यूएबल, दोनों का काम वैल्यूएबल है, और दोनों को इक्वल वैल्यू दे दो, असमानता, डिफरेंस, एक्सप्लॉइटेशन अपने आप ही खत्म हो जाएगा। तो कल्चरल फेमिनिज्म इस बात पर जोर देता है। इको फेमिनिज्म ये क्या कहता है कि भैया जो हमारी सस्टेनेबिलिटी है ना, इसको फेमिनिज्म से जोड़ता है। इनका कहना है कि जो सस्टेनेबिलिटी काम कर पाएंगे, ये जितना भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, ये डिमांड थी किसकी? ये इंडस्ट्रियलाइजेशन में प्रॉफिट कमाना, मार्केट बनना, यूनिकॉर्न बनना, ये है किसकी? ये मेल की डिमांड है। और मेल की डिमांड ने क्या कहां ले गए? क्लाइमेट चेंज पर। तो क्लाइमेट चेंज से निपटना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा? वुमेन ओरिएंटेड इंस्ट्रूमेंटलाइज करना पड़ेगा अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज को, एनवायरमेंटल फ्रेंडली बनना पड़ेगा, वुमेन के पार्टिसिपेशन को क्लाइमेट से जोड़ना पड़ेगा, ये इनका कहना है। तो वुमेन ओरिएंटेड अप्रोच चाहते हैं इको फेमिनिस्ट। रेडिकल फेमिनिस्ट ये सबसे खतरनाक टाइप का फेमिनिस्ट है, और यही फेमिनिज्म को बदनाम करने के लिए जिम्मेदार है। इनका मानना है कि एवरीथिंग, एवरी टाइप ऑफ एक्सप्लॉइटेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर जस्ट बिकॉज ऑफ डिफरेंट सेक्सेस। और दुनिया के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे मैरिज हुआ, फैमिली हुआ, ये सब क्यों है? वुमेन का जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है मेल के द्वारा, वो क्यों हो रहा है? इन सोशल स्ट्रक्चर्स की वजह से। तो इनका कहना भैया न लड़कियों को शादी करनी चाहिए, न बच्चे पैदा करने चाहिए, न फैमिली बसानी चाहिए। ये है रेडिकल फेमिनिस्ट का। क्यों? उनका मानना है कि दुनिया में जितने भी सोशल स्ट्रक्चर अवेलेबल हैं, वो सारे सोशल स्ट्रक्चर क्या है? वो वुमेन एक्सप्लॉइटिंग है। और अगर वुमेन एक्सप्लॉइटेशन से बाहर निकलना चाहती है तो इन सोशल स्ट्रक्चर का बहिष्कार करो, मत शादी करो, मत बच्चे करो, मत फैमिली बसाओ, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। इनका कहना है ये। तो इस बेस पे सोसाइटी एग्जिस्ट में नहीं आएगी। तो ये अपने आप में ही घातक है, इसलिए इस रेडिकल फेमिनिस्ट को रेडिकल माना गया, और ज्यादातर खुद फेमिनिस्ट ने इसको साइडलाइन कर दिया, इग्नोर कर दिया। अगला मेन स्ट्रीम फेमिनिज्म। इनकी छोटी सी डिमांड है भैया पॉलिटिकल फील्ड में और लीगल फील्ड में इक्वल अपॉर्चुनिटी दे दो। 33% का रिजर्वेशन हम पे दान कर रहे हो ना, ये मत करो, इक्वल अपॉर्चुनिटी दे दो, हम 50% खुद पालेंगे। एमपी एमएलए की सीट हमें रिजर्व करके 33% क्यों दे रहे हो? वुमेन को टिकट दो ना, और टिकट देने के बाद उसको पैसा दो, फंडिंग करो, पॉलिटिकल प्रचार करो उसके लिए। जब गिरिराज सिंह के लिए मोदी जी जा सकते हैं तो महिला के लिए क्यों नहीं जा रहे? उतनी रैली करें, तो स्ट्रक्चरल चेंज लाओ, अपॉर्चुनिटी बढ़ाओ, 33% का दान मत दो, उन्हें उतना कैपेबल बनाओ कि वो खुद लड़े और खुद जीत भी जाए। इनका इतना कहना है कि लीगल और पॉलिटिकल फील्ड में इक्वल अपॉर्चुनिटी दे दो तो हम खुद मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे, आपको हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मार्क्सिस्ट और सोशलिस्ट फेमिनिज्म क्या कहते हैं कि भैया सोसाइटी में ना जेंडर बेस पे डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। मतलब ये इकोनॉमिक ओनरशिप बात करते हैं। इकोनॉमिक रिसोर्सेज जितने भी हैं उन पर ओनरशिप जो हो वो जेंडर न्यूट्रल हो। ऐसा ना हो कि मेरे पास 100 बीघा खेत है और मेरे ही नाम पर है, मेरी बीवी के नाम पर एक बीघा खेत ना हो। मेरे पास 4 बंगले हैं और मेरी बीवी के नाम पे एक भी नहीं है। मेरे पास 4 पॉलिसी है, मेरी बीवी के नाम पे एक भी नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। 4 पॉलिसी है तो आपकी बीवी के नाम पे 2 और आपके नाम पे 2। आपके पास 4 खेत हैं, आपके नाम पे 2, आपकी बीवी के नाम पे 2। आपके घर में 4 गाड़ियां हैं, 2 अपने नाम पे निकालो, 2 बीवी के नाम पे निकालो। अब ये वहां लड़ाई हो सकती है कि मर्सिडीज किसके नाम पे निकलेगी, फॉर्च्यूनर किसके नाम, बट वो भी आप बैलेंस कर लो। लेकिन इनका ज्यादातर केस रहेगा कि जो इकोनॉमिक, मार्क्स की भाषा में करेंगे फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन पर ओनरशिप जेंडर न्यूट्रल होनी चाहिए। मतलब जेंडर डिसाइड ना करे कि कौन किसका ओनर बनेगा, उसकी कैपेबिलिटी। और इसके लिए हमको सोशल
इक्वालिटी लेके आनी पड़ेगी। मल्टी रेशियल फेमिनिज्म, ये फिर रेस और जेंडर के कंस्ट्रक्शन को समझने की कोशिश करता है कि एक सोसाइटी में कभी ऐसा नहीं होता कि एक ही रेस के लोग रहते हैं। एक सोसाइटी में डिफरेंट रेसेस के लोग रह सकते हैं और डिफरेंट रेसेस में वुमेन को डिफरेंट ट्रीटमेंट मिलता है। इसलिए हमको मल्टी रेशियल अप्रोच अपनानी पड़ेगी, चाहे हम किसी भी सोसाइटी में रह रहे हैं। ठीक है, हमने डिफरेंट टाइप के फेमिनिस्ट पढ़े, लेकिन कुछ फेमिनिस्ट, सारे फेमिनिस्ट जो हैं वो कुछ बातों पे कंसेंसस है, मतलब सहमत है कि हाँ ये होना ही चाहिए। उनमें क्या क्या बात है भैया? इनका कहना है कि आज तक जो सोशियोलॉजी लिखी गई, पॉलिटी लिखी गई, इकोनॉमी लिखी गई, सोशल स्ट्रक्चर, सोशल कंस्ट्रक्ट जितने भी हैं, ये क्या है? बाय मैन है और क्या है? अबाउट मैन है। मतलब चाहे सोशियोलॉजी लिखी गई हो, पॉलिटी लिखी गई हो, इकोनॉमी लिखी गई हो, हिस्ट्री लिखी गई हो, लिखी किसने? मेल ने। और लिखी किस लिए? मेल के लिए। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जो सोशियोलॉजी है वो मेन स्ट्रीम सोशियोलॉजी नहीं है, बल्कि क्या है? मेल स्ट्रीम सोशियोलॉजी है। स्पेलिंग ध्यान देना, मेल स्ट्रीम और ये मेन स्ट्रीम, मतलब जो मुख्य धारा की सोशियोलॉजी है वो मुख्य धारा की नहीं, पुरुष धारा की सोशियोलॉजी है, इनका ये कहना। इसलिए ये अटैक किस में करते हैं? ये अटैक क्या करते हैं? तो दो चीजों पर अटैक करेंगे। एक तो जो मेल ने क्या, मतलब मेल सोशियोलॉजिस्ट ने क्या पढ़ा, क्या समझाया उस पे कि भैया तुमने वो ही चीजें पढ़ी जो मेल को कंसर्न है, मेल से रिलेटेड है। वो चीज तो आपने पढ़ी ही नहीं कि बच्चे की केयर कैसे करते हैं, आपने स्टडी करा ही नहीं। घर में 4 लोगों का ध्यान कैसे रखते हैं, आपने ध्यान दिया ही नहीं, रिसर्च मेथड का पार्ट ही नहीं था। तो आपने वही पढ़ा कि पावर कैसे गेन करेंगे, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन में ओनरशिप कैसे गेन करेंगे, रिलीजन में डोमिनेट सेक्ट कौन सा होगा, ये बात करेंगे। तो आप वही चीजें पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। आपका कंटेंट वो है जो मेल से रिलेटेड है। आपके कंटेंट में केयरिंग जैसी चीजें, घर में कैसे चलता है, कंसेंसस कैसे बनाते हैं, ये सब चीजें आपके मतलब सिलेबस का ही हिस्सा नहीं है। तो इन्होंने बोला कि आप जो पढ़ते और पढ़ाते हो वही गलत है। और दूसरी बात कि आप उस चीज को कैसे, हाउ तुम पढ़ते पढ़ाते हो। जैसे मान लो आपके पास बहुत सिंपल सा है, 2 चीजों पर अटैक करेंगे। अटैक किस किस के करेंगे कि मटेरियल क्या है, मटेरियल से मतलब टॉपिक, आप क्या पढ़ाना चाहते। तो आपने वो चीजें ली, पावर ली, डोमिनेशन लिया, ओनरशिप ली, स्टेटस लिया, ये सब चीजें मेल से रिलेटेड है भाई। तो फेमिनिस्ट का कहना था कि जो मेन स्ट्रीम सोशियोलॉजी है उसने उन टॉपिक्स को चुना जो मेल से रिलेटेड है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो टॉपिक भी शामिल करो जो वुमेन से रिलेटेड है। केयरिंग कैसे होती है, रिस्पेक्ट कैसे होता है, टॉलरेंस कैसे आती है, इन चीजों को कौन पढ़ेगा पढ़ाएगा। एक तो ये टॉपिक कि भाई आपने टॉपिक गलत चुना है। दूसरी बात कि आपने जो चुना आपने पावर पढ़ने के लिए कि इसे पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे, इसे पढ़ने के लिए टूल था, रिसर्च मेथड बोलते हैं इसे, सोशियोलॉजिकल रिसर्च मेथड। तो आपने वही तरीके जो मेल अप्लाई करता है, पॉजिटिविज्म, ये लट हमारी बात है। हम देखेंगे, बाहर से ऑब्जर्व करेंगे और आपके ऑब्जर्वेशन के डाटा क्रिएट कर देंगे। अरे भैया इसमें इमोशन कहां है? जो सब्जेक्ट है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं उसके इमोशन कहां है, उसकी फीलिंग कहां है। आपने डाटा कवर किया कि इतने लोग अनएम्प्लॉयड हैं। अब आपने कभी पूछा कि जो अनएम्प्लॉयड है वो सोच क्या रहा है, किस किस फीलिंग से रोज गुजर रहा है, आज मरेगा कल मरेगा, बच्ची के लिए खाना नहीं है पीना नहीं है, वो क्या सोच रहा है उस स्थिति में। आपने केवल काउंट कर लिया मेल की तरह। फीमेल की तरह जाओ, उसे पूछो कि अनएम्प्लॉयड होने पर उसे लग कैसा रहा है, आज का दिन उसका कैसा गया। एक दिन रोटी नहीं मिली, बच्चे को स्कूल नहीं भेज पाया, बच्चे के लिए अच्छा कपड़ा नहीं ले पाया, तो उसे फील कैसा हो रहा है, उस फीलिंग को नोट करो। तो ये बोलेंगे कि पॉजिटिविज्म की जगह इंटरेक्शनिज्म अपनाओ और क्या करो भैया, सिंपैथेटिक हो जाओ।
जो आपके रिसर्च मेथड है ना उनमें थोड़ी सी सिंपैथी लेके आओ। जिस आदमी को, जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हो उसको थोड़ा सा सिंपैथेटिकली पढ़ो, उसकी फीलिंग्स इमोशंस को समझो और अपने रिसर्च मेथड में उन चीजों को शामिल करो जो केयरिंग से रिलेटेड है, वुमेन से रिलेटेड। तो इन्होंने सब्जेक्ट मैटर और सब्जेक्ट मैटर को पढ़ने का तरीका दोनों पढ़ेंगे। आज यही इसी के साथ अपने लेक्चर को खत्म करते हैं, अगली बार फिर मिलेंगे। थैंक यू।